यस, आज का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम्स के अंदर आते ही है। इसके क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन आई जाती हैं, तो अच्छा टॉपिक है और इसे बहुत डेप्थ में बनाने की कोशिश की गई है कि इसके अंदर जितने भी अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चन जो है उन्हें कंप्लीट है। मतलब गुर्जर प्रतिहार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मे बी पॉसिबल दैट केस में नहीं हो। सारे क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। सो दैट इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। नोट्स की पीडीएफ तो आपके पास अवेलेबल हो ही जाती है। इसको पढ़ना है, देखना है और सुनना है। देखिए, जो लर्निंग मेथड होता है उसमें तीनों चीज़ें अगर एक्टिव रहती हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं हैंड रिटन अपने हाथ से लिख के तो ज़्यादा बेटर है। तो आप ये तीनों जो अपने एक्टिविटीज़ है वो कर लें कि सुनना भी है, देखना भी है और लिखना भी है। तो सारी जब एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी तो लर्न ईजीली हो जाएगा। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार ये जो वंश है वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला। इसके अंदर बेसिकली मंडो, भीनमार, कन्नौज, जिनकी जो एरियाज हैं वो जुड़े हुए हैं। और गुर्जर शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुलकेशिन सेकंड के एहरोल प्रशस्ति जो है, जो कर्नाटक में प्रेजेंट है, वहाँ पर मिलता है। और इस प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो रवि कीर्ति थे। तो ये साइड का क्वेश्चन है कि जहाँ मिलता है वहाँ के जो रचनाकार हैं हमें याद होने चाहिए, रवि कीर्ति थे। गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं, मतलब गुर्जर प्रतिहार जो है उनका जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और जो बता रहे हैं उनके बारे में कि ये कभी था, ऐसा कोई वंश था, वो जो है वो ग्रंथ और वो प्रशस्ति जो है वो है उनकी कोई लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड करवा दिया आपको। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है उसके हिसाब से। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है आपके इसमें फॉलोअर निम्न में से कौन सी जो है गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन नहीं करती, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ देख लें कि पहली एहोल प्रशस्ति, दूसरी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, तीसरी राजकोष का जो ग्रंथ है, राजकोष काफ़ी फेमस जिसे कहना चाहिए रचनाकार रहे हैं, उनका ग्रंथ है उद्योतन सूरी की कुवलय माला, कल्लन की राजतरंगिनी और अरब लेखक जो थे सुलेमान अल मसूदी उनकी पुस्तकें, और मेहनत नेरसी में जो वर्णन किया गया है वहाँ हमें गुर्जर प्रतिहारों का एक्सप्लेनेशन या उनके बारे में जो जानकारी है वो मिल जाती है। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और वो है कि गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो बताई गई है कि वो अग्निकुंड से हुई है। तो वो किसके थ्रू बताई गई है या किस रचना में है, इस तरह का सवाल। तो उसके लिए ये है कि पृथ्वीराज रासों में इनकी उत्पत्ति को अग्निकुंड से होना बताया गया है। और ये जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई में लिखी थी। इसके पहले क्वेश्चन ये भी बढ़ता है कि चंद्रबरदाई ने गुर्जर प्रतिहारों के साथ 3 और वंश थे जिनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से ही बताई है, जैसे परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहारों की उत्पत्ति से जुड़े तथ्य व जो वर्णन है हमारे पास वो हैं कि कनिंगम व स्टेनोफोन ने इन्हें कुषाणों की संतान कहा। ये देखिए, चूँकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में जो अलग अलग इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपने अपने जो व्यूज़ दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली भी किसी ने लक्ष्मण की संतान बताया, किसी ने कुषाणों की बताया। तो उसकी एक लिस्ट है। अब ये चूँकि इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर बताऊँ आपको कि अभी नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इतिहासकार भंडारकर और जेम्स टॉड ने प्रतिहारों को किसकी संतान कहा, तो आंसर था हुणों की संतान कहा। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है वो है कनिंगम व स्टैनफोनो ने इन्हें कुषाणों की संतान कहा। आरसी मजुमदार ने इन्हें प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार वर्ड का मतलब भी द्वारपाल होता है, यानी कि जो लक्ष्मण थे उनकी संतान का, ये राम के जो द्वारपाल कहलाते हैं वो लक्ष्मण कहलाते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पर कहा गया कि जो आरसी मजुमदार ने कहा कि जो प्रतिहार हैं वो लक्ष्मण की संतान है। उसके बाद गोपीनाथ शर्मा ने इनका मूल स्थान जो है जांगल प्रदेश, वो बीकानेर वाला जो इलाका है वो बताया।
ना मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मेन, क्योंकि मिहिर भोज भी अपने आप में जो थे वो प्रतिहार शासक ही रहे हैं, तो उनकी जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें इन्होंने प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया है। दूसरी बात, राजशेखर द्वारा रचित विद्वशाल भंजिका में महेंद्र पाल को रघुकुल चूड़ामणि बताया गया। ये वर्ड ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसको रघुकुल चूड़ामणि बताया गया और किसके द्वारा बताया। तो राजशेखर जो हैं ये भी जिसे कहना चाहिए कि कवि रहे हैं और रचनाकार रहे हैं अच्छा। उनकी जो विद्वशाल भंजिका थी उसके अंदर जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि जो महेंद्र पाल हैं उनका नाम उन्होंने जो दिया, उपमा जो दी गई थी वो दी गई थी रघुकुल चूड़ामणि। उसके अलावा रघुकुल तिलक, रघु ग्रामिणी और सूर्यवंशी, ये सभी नाम जो है उन्होंने महेंद्र पाल को दिए। भीनमाल शाखा के से जुड़े हैं महेंद्र पाल, सो दैट ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट है घटियाला का जो शिलालेख है, उस शिलालेख के अंदर हरिश्चंद्र ब्राह्मण की संतान कहा गया है गुर्जर प्रतिहार। शिलालेखों में जो भोज वर्ड यूज किया गया है वो गुर्जरों के लिए ही यूज किया गया है, तो भोज प्रथम को ही वहां पर गुर्जर कहा गया है। उसके बाद इतिहासकार जो हैं भंडारकर व जेम्स टॉड ने प्रतिहारों को हूणों की संतान कहा। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट आया ही है आरपीएससी में कि प्रतिहारों को जो गुर्जर कहा गया है वो कौन कौन सी अभिलेखों में कहा गया है, तो आंसर उसमें था पूरा ऑल ऑफ दीज, सभी थे और सारे नाम दे रखे थे, नीलकुंड, देवली, राजनपुर व कराड़। नीलकुंड, देवली, राजनपुर व कराड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा। उसके बाद एक कुक्कुक जिसे कहना चाहिए बहुत फेमस गुर्जर प्रतिहार हुए हैं, उनके द्वारा लिखा गया जो या निर्माण किया गया जो शिलालेख था जिसे घटियाला का शिलालेख कहा जाता है, 861 के अंदर ये जो था फॉर्म हुआ था, ये बना था। इसमें इनको कुक्कुक को जो है जो बताया गया कि कुक्कुक ने उसके अंदर जो पूरा उल्लेख किया है वो आ जाएगा हमारे पास, जैसे घटियाला शिलालेख के अंदर जो है संस्कृत में लिखा हुआ है और काफ़ी कुछ इससे हमें नॉलेज मिलती है। तो फिलहाल तो बस इसमें जो इस पॉइंट्स में हमें देखना है वो ये ऑब्जर्व करना है कि कुक्कुक जो है वो घटियाला शिलालेख का निर्माण जो करवाया था वो कुक्कुक ने करवाया था, और कब करवाया था, 861 में करवाया था। और ये जो कुक्कुक हैं ये प्रतिहार के मंडोर शाखा के शासक नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये भीनमाल शाखा के शासक हैं। ये थोड़ा सा एक बार इस पर करेक्शन कर लीजिएगा कि ये भीनमाल शाखा के शासक हैं, क्योंकि दो नाम एक ही तरह के अभी आएंगे हमारे सामने, तो ये ध्यान रखना, ये जो कुक्कुक जो है ना ये जो है ये भीनमाल शाखा के शासक हैं। प्रतिहारों से संबंधित जो मंदिर में जो स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं वो कहाँ कहाँ से जो है मिले हैं, और ये सवाल भी जैसे जनरली पूछा जाता है जैसे कौन सी स्थापत्य कला का संबंध जो है वो प्रतिहारों से है, इस तरह के क्वेश्चन। पहला, आभानेरी व राजौरगढ़ की कला का संबंध, आभानेरी व राजौरगढ़ की कला का जो संबंध है वो प्रतिहारों से है। दूसरी, चांद बावड़ी व हर्ष माता का मंदिर, आभानेरी दोसा का संबंध भी आपके प्रतिहारों की स्थापत्य कला से है। ओसिया का मंदिर, इसमें सूर्य मंदिर, हरिद्वारा मंदिर, सचिया माता का मंदिर, भी सचिया माता का मंदिर अंडरलाइन। देखिए हरिद्वारा मंदिर, सूर्य मंदिर आप लॉजिकली भी एनालाइज कर सकते हैं, सचिया माता का मंदिर भी आपके प्रतिहारों का ही से की स्थापत्य कला से ही संबंधित है, ये बात इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा ना। कामेश्वर महादेव का मंदिर जो अहवा में है, सोमेश्वर किराड़ू जो बाड़मेर में है, दधीमती गोड़ मांगलोद नागौर के अंदर जो मंदिर है वो भी, और उसके बाद कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, अंबिका जगत मंदिर उदयपुर के अंदर, अंबिका मंदिर है जो जगत एक जगह है वहाँ पे उदयपुर के अंदर, हर्षनाथ मंदिर। उसके बाद मंडोर का जो मंदिर है जिसका नाम जो है वो है महामंडलेश्वर मंदिर, और जिसके जो रचयिता हैं जिनका निर्माण जो करवाया था रज्जिल, ये भी प्रतिहार शासक हैं, उन्होंने करवाया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। घटियाला शिलालेख के अंदर कुछ जय स्तंभ लगे हुए हैं, इनका निर्माण भी 861 में शिलुक के पुत्र याग्या उनका नाम कुक्कुक ने करवाया था। और एक बात ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसे रहीस कूप कहा जाता है,
वो जो जय स्तंभ है उनका नाम रहिस्कूप है। ये रहिस्कूप उसका आंसर था। ये क्वेश्चन इसी तरह से आया हुआ था कि किन्हें मतलब रहिस्कूप कहा गया है। तो घटियाला शिलालेख में जो प्रतिहारों के जय स्तंभ हैं उन्हें रहिस्कूप कहा गया। रहिस्कूप, ध्यान रखना। एक कोणार्क का मंदिर, जो कि अब ये सवाल भी आया था कि कोणार्क का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था। तो नरसिंह देव ने जो है वो कोणार्क का मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव सेकंड, ध्यान रखें। वैसे तो नरसिंह देव सेकंड ही हमारे सामने आते हैं, बट फिर भी कई बार जैसे आरपीएससी में क्वेश्चंस डाल देते हैं ना, वो फर्स्ट की जगह सेकंड हो गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि दो ऑप्शन में तो ध्यान रखना है कि नरसिंह देव सेकंड जो थे उन्होंने कोणार्क के मंदिर का निर्माण करा। उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर मंडोर जो है वो भी आपके स्थापत्य कला संबंधित है प्रतिहारों के, बट इसका जो निर्माण करवाया था वो शिलुक ने करवाया। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हमने एक तो मंडोर का रज्जिल है, कोणार्क का नरसिंह देव है और सिद्धेश्वर मंदिर जो है वो शिलुक का। ये हमें ध्यान रखना है। 13 हमने कौन जिसमें देख लिए। अब जैसे जो कहते हैं ना फादर ऑफ द वंश कौन है, मतलब जिनके से वंश स्टार्ट हुआ है, सो दैट वो है हमारे पास हरीशचंद्र। मूल पुरुष हैं, गुरु पुरुष भी कहलाते हैं, आदि पुरुष भी कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहारों के। और इनके जो नाम को अभी कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, प्लेस किया गया है कि हाँ भाई यही जो है वो मूल पुरुष है, उसका जो वर्णन है वो हमें मिलता है घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख के अंदर हरिश्चंद्र को रोहिलाद्य भी कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि रोहिलाद्य जो है वो किसे कहा गया है। तो रोहिलाद्य जो है वो कहा गया है हरिश्चंद्र। उसके बाद देखिए मारवाड़ा, गुजरातरा, वो गुजरातरा, ये सारे जो हैं ये एक एरिया के नाम है, और जहाँ पर इसकी राजधानी भीनमाल थी और इसका संबंध जो है वो गुर्जर प्रतिहारों से है। ये भीनमाल राजधानी पूछी गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मारवाड़ा गुजरावाड़ा जो है, या इसका नाम गुजराता से भी आ सकता है, इसकी राजधानी कौन थी, भीनमाल, और इसका संबंध किससे था, प्रतिहार शासकों से। अब हरीशचंद्र मूल पुरुष जो थे ना, उनकी दो रानियां थी, एक तो ब्राह्मण रानी और एक क्षत्रिय रानी। ब्राह्मण रानी ने तो जो गुजर ब्राह्मण बनाए वो उनका बहुत ज़्यादा उल्लेख हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमारे लिए जो है वो क्षत्रिय रानियां इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो संतानें हैं, जैसे भोग भट्ट थे, वो उसके बाद प्रद्युक थे, रज्जिल थे, दह थे, ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस है, जिनके नाम हमारे बीच में आएंगे। तो हम लिस्ट बना ली, छोटी सी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट थी है, बट जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ लिखी है। उसके बाद गुजर प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा मंडोर है। ये सवाल भी आया। देखिए मैं आपको जो सवाल आए हुए हैं वो बोलूँगी कि आए हुए, लिखा नहीं है मैंने इसके ऊपर, बट जो आए हुए हैं मैं आपको बता दूंगी कि ये आए हुए सवाल हैं। इन पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस रखना है कि गुजर प्रतिहार जो है उनकी जो पुरानी शाखा है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ गुजर प्रतिहार इज मंडोर। ठीक है, गुजर प्रतिहारों को अरबवासी अलजुर्ज नाम से भी बुलाते थे। तो गुजर प्रतिहार जो थे वो उन्हें अरबवासी किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे थे, अलजुर्ज नाम से। ठीक है, और मेहरोत नेरसी में प्रतिहारों की जो शाखा है वो 26 बताई गई है, पर 26 को हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ दो ही शाखाएं हैं मेनली, मंडोर और भीनमाल, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इतना ही हमारे, देखिए ये जो टॉपिक्स आते हैं ना ये 12th तक स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हैं मेनली। तो यहाँ भी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है डाटा है वो मंडोर और भीनमाल तक ही है। तो हम यहाँ जो पढ़ते हैं, मुख्य जो पढ़ते हैं वो भीनमाल और मंडोर के जो प्रतिहार शासक है उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हरीशचंद्र का जो शाखा चली क्षत्रिय रानियों वाली, तो उनका जो संबंध है वो रज्जिल, हरीशचंद्र और रज्जिल जो है उनका संबंध मंडोर शाखा से। ये सवाल भी आया हुआ है कि हरीशचंद्र व रज्जिल का जो संबंध था वो प्रतिहारों की कौन सी शाखा से था। शाखाएं दो है ना, मंडोर और भीनमाल, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि मंडोर शाखा से था। उसके बाद रज्जिल हरिश्चंद्र का थर्ड पुत्र था और उसने ही मंडोर में प्रतिहार वंश जो है उसकी स्थापना की थी। देखिए दो शिलालेख हमारे पास जो प्रमुख हैं गुजर प्रतिहारों के लिए, और वो है आपके घटियाला का शिलालेख और मंडोर का शिलालेख। अच्छा, इनकी स्थापना जब हुई है वो लिखा हुआ है सामने, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व रखें, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि क्वेश्चनों के ट्रेड बदले हैं, बात वहां से उठाई जाती है जहां से हमें लगता भी नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या।
वो चीज़ ध्यान रखनी है कि घटियाला शिलालेख जो है वो 861 ईस्वी में है और मंडोर शिलालेख जो है वो 865 ईस्वी में। तो 861 865 ऐसे ध्यान रखें, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। घटियाला शिलालेख, मंडोर शिलालेख 861 865 685 861 685 861 685 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए घटियाला शिलालेख के बारे में जो डिफ्रेंशिएशन था वो कर दिया यहाँ पर कि भाई क्या किस में क्या दे रखा है। देखो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि दोनों संस्कृत में थी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसको जो प्रेजेंट कहाँ पर है, तो ये घटियाला मंडोर में है और ये भी मंडोर में ही है, बट ये जोधपुर की जो पहाड़ी है उसमें एल आकृति की बावड़ी है, वहाँ मंडोर शिलालेख प्रेजेंट है। और नरेश बाउक नाम का एक शासक हुआ है, वो प्रतिहारों का ही है, उसका वर्णन जो है वहाँ पर मिलता है और कहा जाता है कि उसी ने वो जो है वो उत्कीर्ण करवाया, मतलब जो बनवाया है वो बाउक ने बनवाया। और इसमें जनरली मंडोर के जो प्रतिहार है या प्रतिहारों की जो वंशावली अवेलेबल है वो मंडोर शिलालेख के अंदर। दूसरी बात, इधर वाला जो घटियाला वाला अभी तो हम 3 बार बोल चुके हैं, कुक ने बनाया है और इसमें 2 स्तंभ हैं, भी बताया था जय स्तंभ, 2 जय स्तंभ हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्कीर्णकर्ता जो हैं जिन्होंने इसको उत्कीर्ण किया, मतलब छापने का जो काम जो नक्काशी की गई है, जो भी उसको लिखा गया है उसके ऊपर, वो कृष्णेश्वर व मग्नि की संस्कृत भाषा में जैसे बोल चुके हैं। और मग जाति के ब्राह्मणों का भी एक्सप्लेनेशन, जो कि मग ने किया है तो उन जाति के जो ब्राह्मण है उनका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो घटियाला का शिलालेख है ना उसमें गद्य पद्य दोनों शैलियाँ हैं और इस तरह की जो गद्य पद्य दोनों शैलियाँ जो है ना, अगर वो एक साथ जैसा कहना चाहिए कि प्रेजेंट होती है ना तो उसे एक वर्ड बोलते हैं, चुम पता नहीं चुंपक के इस तरह का वर्ड होता है, श्रेणी बोलते हैं इसमें दोनों चीजें लिखी होती है, चंपू, सॉरी, हाँ चंपू श्रेणी बोलते हैं उसको। जो घटियाला का शिलालेख है ना उसमें गद्य पद दोनों है, तो उसमें क्या है कि चंपू, जो चंपू थे, चंपू एक वर्ड भी होता है जनरली, चंपू शैली बोलते हैं उसको। तो गद्य व पद दोनों शैली के अंदर वो उत्कीर्ण है। दूसरी बात, मंडोर के अंदर अब देखिए कि सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच, ये भी सवाल मैंने जस्ट बताया, हाँ मांडवेपुर भी इसको बोला जाता है, मांडवेपुर। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई है वो संस्थापक जो है मैंने जस्ट बताया कि वैसे तो मेन जो थे वो तो कौन थे आपके हरिश्चंद्र थे, और बाकी जो मंडोर में स्थापना की और रज्जिल ने की और 560 ईस्वी में की, 560 में, ध्यान रखें। उसके बाद इनका दरबारी कवि हुआ है राजपुरोहित, नरहरि, नाम क्या था, नरहरि राजपुरोहित था। राजपुरोहित तो उसकी उपाधि है, नरहरि नाम था उसका। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो नरहरि थे वो रज्जिल के राजपुरोहित दरबारी कवि थे। और महामंडेश्वर मंदिर, जिसे आप रहीसकूप नगर के भी बोलते हैं या रहीसकूप भी बोलते हैं, उसका निर्माण भी जो था वो रज्जिल ने करवाया और ये मंडोर में ही करवाया, बिकॉज ये मंडोर की बात चल रही है। उसके बाद देखिए आप, ये जो रोहिस्कूप स्तंभ है ये घटियाला में प्रेजेंट है। मंडोर, जोधपुर, मंडोर और घटियाला, मतलब बात ये ध्यान रखिएगा, घटियाला में प्रेजेंट है जो रहीसकूप स्तंभ जो है। और ये पूरा एक नगर है रहीसकूप नगर, और उसमें एक मंदिर है जिसको मंडलेश्वर, इसे ध्यान रखना, महामंडलेश्वर मंदिर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नरभट्ट है, ये वाला एक ही लाइन पे क्वेश्चन बना है इस पे आज तक, और वो यही है, हर बार जब भी पूछा गया कि पेलोपल्ली जो था वो हिंसांग ने किस प्रतिहार शासक को कहा, तो वो नरभट्ट को कहा। और ये जो पेलोपल्ली वर्ड होता है इसका मतलब होता है गोरक्षक या साहसिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनको पेलोपल्ली, पेलोपल्ली। हिंसांग ने इसको बोला है, इसको नरभट्ट। उसके बाद नरभट्ट के बाद आते हैं नागभट्ट। देखिए रज्जिल, नर, नाग, ऐसे क्रम भी आप ध्यान रखिए, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं और सीक्वेंस में है उनके सीक्वेंस ध्यान रखिए। और याद करने का एक बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप 5-7 बार जब देखोगे ना तो कुछ शब्द आपके, वर्ड आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में हो जाते, फिट हो जाते हैं, तो देखा हुआ जल्दी याद आता है। उसके बाद देखिए नागभट्ट, इन्होंने मंडोर को राजधानी हटा के मेड़ता को राजधानी बनाया। अब यहाँ से भी एक सवाल आ रहा है कि मंडोर को राजधानी हटाकर मेड़ता को किसने बनाया, तो वो नागभट्ट फर्स्ट ने बनाया। उसके बाद देखिए जज्जिका से इन्होंने विवाह कर लिया था और इनके 2 पुत्र हुए थे,
अब ये जो 2 पुत्र हुए थे ना, उसमें से एक ने तो क्या किया, सन्यासी बन गए, और जो भोज थे उन्होंने राजगद्दी ले ली, या उन्होंने अपनी राजगद्दी दे दी, क्योंकि बड़े थे तो भोज को दे दी, और राजगद्दी पे जो बैठे थे वो भोज बैठ गए। या भोज का जो है ना संबंध, या भोज का जो नाम आया है, इसमें एक पॉइंट ये है कि जो भोज का ही पुत्र था शिलुक, उसने जैसलमेर के अंदर जो प्रतिहार वंशों की स्थापना की है वो शिलुक ने की, और उसने भाटी शासक था देवराज, उसको हराया और जैसलमेर में प्रतिहार वंश की स्थापना की। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है, इस पे 3 क्वेश्चन आराम से बने कि भोज की किस वंशज ने की, किसकी स्थापना की, किसको हरा के की। ठीक है, तो देवराज भाटी को हराकर उन्होंने जैसलमेर के अंदर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नाउ नेक्स्ट जो है वो वही है जो भी हम पहले आगे पढ़ चुके हैं कि मंडोर में सिंहदेश्वर मंदिर जो थे उसकी स्थापना शिलुक ने कराई। उसके बाद मंडोर शाखा के जो वंशज थे झोट प्रतिहार, अब इनके बारे में क्या है, 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने गंगा में समाधि ले ली, समाधि लेते हैं जीवित समाधि जैसे, और इन्होंने रावलों को सेना में भर्ती कर लिया था, और ये बीड़ा बजाने में पारंगत थे। अब ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाली जो लाइन है बीड़ा बजाने में पारंगत थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है आरपीएससी वगैरह के बुक्स होती हैं उनमें, तो थोड़ा सा ये चीज इसलिए यहाँ डाली गई है कि झोट जो प्रतिहार थे वो जो थे वो बीड़ा बजाने में पारंगत थे। उसके बाद कक्कक जो थे, देखो मैंने कहा ना कुक्कुक, और ये अब ये कक्कक जो है ना ये है आपके मंडोर शाखा, जबकि जो हम आगे पढ़ेंगे वो कुक्कुक जो आएंगे वो अलग ही आएंगे। थोड़ा सा बस ये 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो एक ही इसके अंदर ये कक्कक प्रतिहार जो थे ये व्याकरण व ज्योतिष की कहलाते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट नाम मैंने इसे डाला क्योंकि वो 2 ब्रांचेस में है ना, दोनों ब्रांचेस के अंदर ये कुक्कुक के नाम से और कक्कक के नाम से जो व्यक्ति हैं उनके हम ध्यान रखें। उसके बाद बाउक का जो नाम जोधपुर के विष्णु मंदिर के शिलालेख में भी मिलता है, जो मैंने अभी जस्ट को बताया था कि जोधपुर में विष्णु मंदिर जो है वहाँ पर बाउक का नाम मिलता है, और ये बाउक भी जो हुई है इनका संबंध भी प्रतिहार से है। ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा, या तो बाउक प्रतिहार से उठा ले, या बंदा जो है क्वेश्चन ने उठाए तो वो जोधपुर के विष्णु मंदिर का जो शिलालेख है वो उस पर किस प्रतिहार शासक का नाम है तो ध्यान रखना बाउक का नाम। ठीक है, उद्योतन सूरी ने प्रतिहार वंश का जो कर्ण कहा है वो कक्कुक प्रतिहार होता है, ये बात ध्यान रखना। मैं जस्ट अभी बोल चुकी हूँ कि कक्कुक प्रतिहार का संबंध मंडोर शाखा से नहीं भीनमाल शाखा से, ये तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ जस्ट इसके पास इसीलिए डाला है कि ताकि ध्यान रहे कि ये जो कक्कक है और ये कक्कुक है ना, ये कहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यशोवर्धन प्रतिहार शासक का नाम भी मिलता है, और ये बस इतना सा मिलता है कि ये लोक व कल्याण सेवा समिति इसके कार्य करते थे। तो ये जो यशोवर्धन नाम ध्यान रखना, यशोवर्धन नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यशोवर्धन प्रतिहार। ठीक है, मंडोर व घटियाला शिलालेखों के साथ जो जय स्तंभ मिले हैं उनका निर्माण भी आपके जस्ट बताया भी कुक ने करवाया है। कुक भी लिख रखा है कहीं पे, कुक भी लिख रखा है इस पे कहीं पे, ये दोनों मैंने लिख दिया, बाकी है ये 2 तो एक जिन पे उनकी माता लग रही है वो एक ही है। उसके बाद ये वाली चीज, ये वाली बात भी आई हुई है कि 1395 ईस्वी में इंदिरा प्रतिहार ने राव चूड़ा जो राठौर वंशी शासक थे उन्हें मंडोर दहेज में दिया, और फिर वहां मंडोर से राठौर वंश की स्थापना हो गई। फिर वहां से प्रतिहार शासकों का शासन जो था वो मंडोर शाखा के अंदर कम से कम समाप्त हो गया। अब ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि 1395 ईस्वी में किसके द्वारा, इंदिरा प्रतिहार के द्वारा किसको दिया गया, राव चूड़ा को दिया गया। क्या दिया गया, मंडोर दहेज में दिया गया। देखिए सवाल को रिकॉलिंग करने के लिए और उसे दिमाग में सेट करने के लिए क्यों क्या कैसे वाले पॉइंट्स को आप खुद भी टच कर सकते हैं, तो थोड़ा इस तरह से इसको ऑब्जर्व कर लिया कीजिए। दूसरा देखिए ओसिया का राजस्थान का जो मंदिर है, ओसिया का जो मंदिर है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। यह प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है, और ये पूछा हुआ भी सवाल है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, ओसिया के मंदिर को। किससे संबंधित है, आपके प्रतिहार शाखा से संबंधित है। कौन सी वाली शाखा, मंडोर शाखा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद चूड़ा ने ही जो थी वो सामंत प्रथा का प्रारंभ, ये राव चूड़ा जो थे। अच्छा ये सवाल जो है वैसे तो ये राव चूड़ा से संबंधित है, बट मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि ये सवाल भी आया हुआ है कि सामंत प्रथा का जो प्रारंभ था वो किस शासक ने किया, तो वो थे राव चूड़ा। ठीक है,
अब आती है नेक्स्ट शाखा भीनमाल के प्रतिहार, और ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छी और बड़ी शाखा जो है वो यही है। अब देखिए इसके अंदर इसके जो शासक हैं उनमें मैंने लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट वाले ही लिखते हैं हम, सभी नहीं लिखते, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं बट ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो प्रथम शासक पूछा जाता है तो नागभट्ट, बिना ये कहे कि वास्तविक, अगर वास्तविक नहीं लगा है और प्रथम शासक पूछ लिया गया है तो नागभट्ट, अगर वास्तविक शासक पूछ लिया गया है तो वत्सराज, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और मतलब पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल और जो जिसे कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है इसमें वो है मिहिरभोज, और लास्ट जो है वो यशपाल, ये ध्यान रखना। तो अंतिम शासक यशपाल है और प्रथम शासक नागभट्ट है। वास्तविक लगाते ही आंसर वत्सराज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नागभट्ट प्रथम, या फर्स्ट बोल दो या प्रथम बोल दो, एक ही बात है। तो भीनमाल शाखा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। वो कब की गई स्थापना? 739। अच्छा, ये 739 में की गई थी। और देखिए आप इस चीज को भी देख लें कि जो मंडोर वाली थी, ये मंडोर जो थी वो 560, तो 560 और ये 560 मतलब, और ये जो है आपके पास जो नागभट्ट वाली है वो 739, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट ने भीनमाल के चावंडा राजपूतों को हराकर प्रतिहार वंश की स्थापना की। राजपूत जो नागभट्ट फर्स्ट थे उन्होंने चावंडा एक राजपूत था उसे हराया, और फिर बाद में भीनमाल ने प्रतिहार शासकों की स्थापना की। नागभट्ट फर्स्ट ने अरब शासकों को भी पराजित किया था, और जिस अरब शासक को पराजित किया गया था, हराया गया था, उनका नाम था जुनैद, और उसके बाद उन्होंने उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था नारा, मतलब जिसको जो उपाधि ग्रहण की गई थी वो थी नारा, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट ने भीनमाल के स्थान पर जालौर को राजधानी बनाया। उसके बाद नागभट्ट फर्स्ट के समय ही कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो प्रारंभ हो गया। देखिए इस सवाल में इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर स्टार्टअप पूछा जाए तो वो नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पर हो गया था। और ये जो भीनमाल शाखा है उसके अंदर जो वंशज है ना आपके, जो इस प्रतिहारों के जो वंशज है यहाँ जिनकी स्थापना हुई, उसमें गौरवपूर्ण वास्तविक शासक जिन्हें कहा जाएगा वो नागभट्ट फर्स्ट ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस वंश के गौरव का जो वास्तविक शासक है या जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? नागभट्ट फर्स्ट है। उसके बाद ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट फर्स्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है, और जो उपाधियां दी गई हैं उसकी लिस्ट आप ध्यान रखिएगा कि पहले तो इन्हें नागा वल्लभ, मलेच्छों का नाशक, नारायण, ये सब बातें जो है वो भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वहां पर मिलती है। उसके बाद क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र दम्भ का नाशक, राम का प्रतिहार यानी कि द्वारक, नारायण अवतार, ये सब किसे कहा गया है? नागभट्ट फर्स्ट। उसके बाद कुक्कुट जो थे वो आए, और वो नागभट्ट फर्स्ट के का जो था वो भतीजा था, या उनके भतीजे थे। कुक्कुट ने मंडोर में विष्णु स्तंभ व जय स्तंभ का निर्माण करवाया, और राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट विष्णु स्तंभ जो है वो वही है आपके जय स्तंभ। फर्स्ट ओल्डेस्ट जब भी पूछा जाए तो बयाना दुर्ग में प्रेजेंट, ये ध्यान रखना है, जय स्तंभ या विजय विष्णु स्तंभ जिसे आप बोल रहे हो। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो बयाना दुर्ग में है, और सेकंड ओल्डेस्ट जो है वो आपके मंडोर के अंदर जो जय स्तंभ है वो। उसके बाद देवराज प्रतिहारों ने उज्जैन को केंद्र बनाया। ये बात ये एक सवाल आया हुआ है कि कौन सा प्रतिहार शासक था जिसका संबंध उज्जैन से? तो देवराज प्रतिहार का जो था वो उज्जैन के केंद्र बनाया हमने, तो उज्जैन से संबंध जो है वो देवराज प्रतिहार। उसके बाद वत्सराज 783 से 95 ईस्वी तक इनका रहा है, और इनकी जो उपाधियां हैं उसमें रणहस्तिन उपाधि इंपोर्टेंट है, और जय वराह, जय वराह और रणहस्तिन है। बाकी रणहस्तिन का ही जो हिंदी अनुवाद है वो है युद्ध का हाथी। वत्सराज जो हैं उनकी दो उपाधियां ध्यान रखनी है, रणहस्तिन और जय वराह। उसके बाद वत्सराज सम्राट की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। यह प्रथम शक्तिशाली शासक था जिसने कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए वहां स्टार्टअप हो गया था, भाग नहीं लिया, यहाँ वत्सराज ने भाग लिया। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर, वो यहाँ पर जन्म उत्पन्न तो देखो नागभट्ट फर्स्ट के टाइम में हो गया था।
बट उसमें भाग लेने वाला प्रथम प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। इसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, गौरवपूर्ण वास्तविक संस्थापक कौन आ जाएगा आपका? जिसे कहना चाहिए कि नागभट्ट फर्स्ट, और नॉर्मल वास्तविक संस्थापक वत्सराज, और बिना कुछ देखे भी अगर वो संस्थापक पूछ ले तो नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा का जो स्टार्टअप है वो इसी काल से माना जाता है। उद्योतन सूरी वत्सराज के काल में ही थे, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उद्योतन सूरी जो थे वो किस प्रतिहार शासक के काल से संबंधित है, तो ध्यान रखना है वत्सराज के काल से संबंधित हैं। उसके बाद मंडोर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उद्योतन सूरी की ने जो बोले माला की रचना की है, जिस जो मरु भाषा में उल्लेखित है, वो भी इसी काल में, वत्सराज के काल में ही की है। वत्सराज ने बंगाल के पाल को पराजित कर दिया था, परंतु वो जो थे राष्ट्रकूट, वो जो ध्रुव के राज्य जो था उसको पराजित नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये कि उन्होंने पराजित कर दिया था बंगाल के पाल को, और इनसे ये हार गए थे, इसका वर्णन जो है वो राधनपुर, वर्णी व डिंडोर जगह ही वहाँ पर। वत्सराज ने अवंती उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज के बाद उनका पुत्र सेकंड जो था, नागभट्ट सेकंड, वो गद्दी पर बैठा, और वो आपके 795 से 833 ईस्वी तक बैठा। नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को पराजित कर दिया था, और ये जो युद्ध था वो मुंगेर का युद्ध कहलाता है, और उसमें कन्नौज पर अधिकार कर लिया था नागभट्ट सेकंड ने। उसके बाद उपाधि जो उन्होंने ली है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर, नाम देखिए, परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की है? आपके नागभट्ट सेकंड ने की है। तुरुष्कों के जो मुसलमान थे उनको हराकर इन्होंने ये उपाधि ग्रहण की। ये उपाधि लेने वाला ये प्रथम शासक था। उसके बाद नागभट्ट सेकंड को राजपूत शासक गोविंद थर्ड ने हरा दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वापस कन्नौज पर अधिकार कर लिया किसने? गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए, राम भट्ट आए, जो कमजोर शासक था। कहते ना प्रतापी शासक था, उसका बेटा था राम भट्ट जो कमजोर था, जो 833 से लेकर 833 से लेकर 36 तक रहा। कन्नौज पर जो देवपाल ने अधिकार कर लिया था, और ये भी इन्हीं के समय हुआ, जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रह गया था कन्नौज, वो भी इन्होंने देवपाल से हार गए और दे दिया। और इन्हीं का पुत्र था मिहिर भोज। इनका नाम सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इनका पुत्र था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है बहुत प्रतापी शासक रहा है, सूर्य का प्रतीक माना जाता है इसको, और ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक, पावरफुल शासक सबसे ज्यादा मिहिर भोज ही रहा है। और इनकी जो रेंज है, ध्यान रखना है, 836 से 85। उसके बाद इन्होंने जो उपाधियां धारण की हैं उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे दौलतपुर अभिलेख के अंदर इन्हें प्रभास पाटन कहा गया। बगराम जो अभिलेख है उसमें संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। उसके बाद ग्वालियर जो है उसके अंदर आदिवराह व प्रभास की उपाधि दी गई है, और सिक्कों पर जो दिया गया है वो मदादी बरा। ये ग्वालियर अभिव्यक्ति के अंदर मिहिर भोज को अधिवराह व प्रभास की उपाधि दी गई है। ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जहाँ में कभी डबल टिक आपको दिखे तो आप ऑब्जर्व कर लें कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज ने जो था वो 50 वर्षों तक शासन किया है, और भागवत धर्म के जो थे अनुयायी रहे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी रहे, जैसे कि आपको बताया भी। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल तक उन्होंने अपना शासन फैला लिया था। हाँ, काफी प्रतापी रहे हैं। इसने इन्हें अगस्त्य जो ऋषि हैं उनसे भी चमकीला बताया गया है। पितृहंता थे ये, और ये भी हमें लगने अपने पिताजी जो कि बहुत कमजोर थे, पिता को मार दिया था और फिर खुद शासक बने थे। तो पितृहंता जो बोलते हैं, पिता की हत्या कर देने वाला, वो प्रतिहार शासक कौन है? मिहिर भोज। अरबी शासक द्वारा भेजे सुलेमान ने मिहिर भोज का अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार बना।
अरबी शासक द्वारा भेजे गए जो सुलेमान थे उन्होंने मिहिर भोज को कहा कि अरबों के शत्रु हैं और इस्लाम की दीवार है। ये किसे कहा गया है? मिहिर भोज को ही कहा गया है। किसके थ्रू कहा गया है? किसने इन्हें कहा है? तो वो सुलेमान ने कहा। मिहिर भोज में जो थे मिहिर भोज, उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर कृष्णा सेकंड को हराया है और पाल शासक नारायण पाल व विग्रह पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा सेकंड को हराया है पाल शासक को, और कृष्णा सेकंड को हरा दिया था इन्होंने। और फिर ये एक और थे नारायण पाल और विग्रह पाल, के दो पाल शासक थे, इनको भी हरा के इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था कन्नौज पर। कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार जो था वो मिहिर भोज का हो गया था। मिहिर भोज ने अभी अरी वराह के सिक्के चलाए, जिसको उन्होंने अरी वराह लिखा था। उसके बाद इन्हीं का पुत्र था महेंद्रपाल, जो 1885 से 910 ईस्वी तक रहे हैं और ये अंतिम प्रतापी शासक माने गए हैं महेंद्रपाल, ये BN पाठक के अकॉर्डिंगली। और इन्हीं का जो दरबारी कवि था राजशेखर, उसकी पुस्तकों के नाम पूछे गए हैं एक दो बार, ये थोड़ा इसलिए में ध्यान रखना है। ध्यान भी रखना है कि राजशेखर जो थे वो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे और इन्होंने निर्भय नरेश, विद्वशाल वंजिका, रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि जो दी थी वो महेंद्रपाल को दी थी। आगे भी हमने देखा इसके अंदर महेंद्रपाल के जो पिता थे मिहिर भोज, इनकी पुस्तकों के की जो रचनाएं हुई हैं उन पे ये सवाल आया हुआ। देखिए कहीं नहीं दिया हुआ था, ये जो सीधा आंसर मिला है वो RSMS के जो एग्जाम्स होते हैं आपके, जो राजस्थान आपके करवा रही है एग्जाम, उसमें जो पटवारी वगैरह के एग्जाम थे उनमें से किसी एक एग्जाम के अंदर ये पूछा गया सवाल था कि मिहिर भोज की पुस्तक है कौन सी नहीं है। 4 पुस्तकों में से 3 तो थी और 1 नहीं थी, तो और भी जो पुस्तकें थी उनके भी नाम ने डाल दी है। एक तो किसकी बात कर रही हुई है? मिहिर भोज की पुस्तकें हैं ये, और क्वेश्चन मिहिर भोज से नहीं पूछा गया था, महेंद्रपाल के पिता से पूछा गया था। तो एक ही सवाल के अंदर जो था वो बड़ा ट्विस्ट था कि महेंद्रपाल के पिता मिहिर भोज की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखें। अब नाम देखना, नाम याद करने को थोड़ा सा ट्विस्ट में याद करें तो जल्दी आ जाएंगे। तत्व प्रकाश विद्या विनोद, गरम शतक भोज चंपू, सिद्धांत संग्रह सरस्वती कर्णभण, शब्दानुशासन, कत्तिकल्पतरु, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाशन, राम रावण सूत्रधार, राजमंडांड, ठीक है, ये आपके पास होगा सारे के सारे। वापस लिस्टिंग से बोल रही हूँ, सर्व श्रृंगार, कत्तिकल्पतरु, शब्दानुशासन, राम रावण सूत्रधार, राजमंडांड, सरस्वती कर्णभरण, सिद्धांत शरण, योग्य सूत्रवती, विद्या विनोद, गर्म शतक, भोज चंपू, तत्व प्रकाश, ठीक है। उसके बाद राजशेखर जो थे उनकी पुस्तकें भी पूछी गई, विद्वशाल वंजिका, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, ठीक है। ये बिहार बंगाल को प्रतिहार में मिला लिया था किसने? महेंद्रपाल ने। उसके बाद महेंद्रपाल का पुत्र हुआ है महिपाल, और इन्होंने जो था इसके समय पर जो अरब यात्री था अल मसूदी वो भारत आया था। राष्ट्रकूट के जो इंद्र थर्ड थे इन्होंने महिपाल को पराजित कर दिया था। राजशेखर ने किसे? महिपाल को हेरम्बपाल, विनायक पाल या रघुकुल मुकुटमणि भी कहा था, क्योंकि वहाँ इनके पिताजी के वो थे, ये कवि महिपाल के पिताजी के कवि थे। इन्होंने इनको भी नाम दिया हेरम्बपाल, विनायक पाल, रघुकुल मुकुटमणि, और एक राज्यपाल हुए हैं उसके बाद। क्योंकि ये राज्यपाल जी ने बड़े ही मतलब दुष्ट प्राणी थे, और इन्होंने क्या किया था कि कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये पीठ दिखा के भाग गए थे, और इस बात से बौखला कर चंदेल शासक ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी राजपुर। फिर इन्हीं के बेटे जो थे वो भी काफ़ी वीक रहे, यशपाल जी लास्ट थे हमारे इतिहास शासकों के, और इन्हें जो था वो गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने हराया था, 1093 में पराजित कर दिया था। अब देखिए यशपाल जी को 1093 में पराजित किया है, और उन्होंने राजजीव में जो एंट्री मारी थी वो 1030 मारी थी। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में कीजिएगा कि ये लास्ट हुआ है 1093। यशपाल जो थे वो आपके अंतिम प्रतिहार शासक थे। ये कंप्लीट हमारे पास न्यूज़ हो गए हैं।
सारी कोशिश की गई है कि सारे कवर कर लिए जाएँ, जितने पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए जाएँ। सो दैट बेस्ट ऑफ लक। बार-बार देखो, बार-बार सुनो, हाथ से बार-बार इन्हें निकालोगे तो ये वैसे भी याद रहेंगे।